क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क using Kirchhoff's laws in the electrical network shown in figure. Using Kirchhoff's laws in the electrical network shown in figure, calculate the values of I1, I2 and I3. अच्छा समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा. Calculate the values of I1, I2 and I3. I1, I2 and I3. अच्छा I किसके लिए होता है? करंट के लिए होता है. करंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ I से. तो I1, I2 और I3 इसकी वैल्यू बतानी है. और एक नेटवर्क दे रखा है मुझे. नेटवर्क देखिए क्या है. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और बीच में इधर एक वोल्टेज, एक बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की. फिर एक और रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ से. जैसे ये तो ए है, यहाँ पर ये नोड दे दी बी, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दे रखा है. ये सी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है. 6 वोल्ट. और फिर 12 वोल्ट. ये है. और इन्होंने ना ये पॉइंट्स दे रखे हैं. ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है ई, ये वाला पॉइंट है एफ. और जो रेजिस्टेंसेस हैं इनकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम. ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, और इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम. ये दे रखा है. और इसमें करंट दे रखा है. यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है I1. ठीक है. ये इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है. और 2 ओम में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I3. ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I3. और 3 ओम में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I2. ठीक है. ये दे रखा है नेटवर्क. पहले तो नेटवर्क बना लो. पहले तो ये नेटवर्क बना लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है. ये ये जब ड्रॉ हो जाए तो बता देना. जब ये ड्रॉ कर लो तो बता देना. सर हो गया. वो ये लक्ष्य कर लिया. ये लक्ष्य कर लिया. कर रहा हूँ सर. अच्छा. ये दे रखा है 3 करंट दे रखे हैं. I1 ये नीचे से ऊपर जाता हुआ, I3 ऊपर से नीचे आता हुआ, और ये वाला I2 इधर नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ. ठीक है. ये दे रखा है. बताइए हो गया. हो गया, कर लिया. अप्लाई KVL इन लूप. KVL लगाना है इस लूप में. A B E F A. लक्ष्य कर लिया, बना लिया. ये आवाज नहीं आ रही लगता है. एक बार करवाना दोबारा. दो. दोबारा बताऊं कुछ.
आवाज नहीं है, दोबारा बताओ क्या क्या बोल रहे थे। सर एक बार करवा दो। हाँ हाँ मैं करवा रहा हूँ, ये डायग्राम बना लिया। हाँ सर। बस 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 अब मैं करवा रहा हूँ। अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी ई एफ ए, इन लूप ए बी ई एफ ए। इस लूप में मुझे केवीएल लगाना है। केवीएल का ध्यान रखना, हमें बस एक चीज ध्यान रखनी होती है कि मैं ना जिस भी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी ई एफ ए, आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बी ई एफ ए बी, या फिर उल्टा बी ए एफ ई बी, मतलब जहां से स्टार्ट करना है ना वही वापस आना है। ठीक है, तो आप जहां से चाहो वहां से स्टार्ट करो और वहां वापस आ जाओ, बस लूप कंप्लीट होना चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो यहाँ पर एक क्लोज फिगर यहाँ पर है और एक क्लोज फिगर यहाँ पर है, तो एक लूप तो यहाँ बन जाएगा ए बी ई एफ ए, दूसरा लूप बी सी डी ई बी, ये बन जाएगा। तो मैं ए बी ई एफ ए इस लूप की बात करता हूँ। तो चलो पहले मैं ए से बी तक गया, ए से बी तक कोई कंपोनेंट है कुछ नहीं है, सिंगल वायर है, छोड़ दो। फिर बी से ई तक गया, तो बी से ई तक रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट कितना है I3, और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ बी से ई, तो प्लस का 2 इंटू I3। ठीक है, रेजिस्टेंस में करंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वोल्टेज बन जाएगा, और ये वही है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये हो जाएगा 2I3, तो ये हो गया 2I3, पहली चीज तो ये हो गई। फिर ई से एफ तक गए, तो ई से एफ तक भी स्ट्रेट वायर है, कुछ नहीं है। फिर एफ से ए तक गए, तो एफ से ए में 12 वोल्ट की बैटरी पड़ रही है, जिसमें पहले पड़ रहा है नेगेटिव टर्मिनल, छोटे वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव पहले पड़ रहा है, तो मैं लिखूंगा -12, ये हो जाएगा -12 प्लस, फिर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है और हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 5 यानी कि रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये वोल्टेज बन जाएगा 5I1 प्लस का 5I1। ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा होता ना, मतलब I1 की डायरेक्शन नीचे होती, तो ये -5I1 बन जाता, लेकिन हमारी डायरेक्शन सेम है तो ये प्लस का 5I1। और अब मैं क्या करा, मैंने ए से स्टार्ट होकर ए बी ई एफ ए वापस एक बार आ गया, तो इज इक्वल टू 0, ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यही कहता है कि ऑन मूविंग इन अ पर्टिकुलर लूप द चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, चेंज इन पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। तो अब मैं क्या करा, इस -12 को उधर ले जाते हैं, ये मेरे पास बन गया 2I3 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बता दीजिए यहाँ तक समझ में आ गया, Yes, sir. पहली इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, यस सर। ओके ओके, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि अब दूसरा लूप देखते हैं। इन लूप डी सी डी ई बी, अप्लाई केवीएल इन लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इस लूप में मैं केवीएल लगाता हूँ। तो जरा देखो, मैं बी से सी तक गया तो कुछ भी नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ सी से लेकर डी तक, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा 3 का, तो 3 इंटू I2, लेकिन I2 ऊपर की तरफ है, मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो इसको मैं लिखूंगा -3I2, ये हो जाएगा -3I2। उसके बाद अब मैं नीचे आया, अब ये वोल्टेज आ गई, वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट, तो पहले क्या पड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल, पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा, तो फिर मैं इसको लिखूंगा प्लस का 6 वोल्ट, यानी कि प्लस का 6। उसके बाद हम बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, अब डी से ई तक कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। फिर ई से बी तक जाएंगे, तो 2I3, लेकिन I3 नीचे की तरफ है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो -2I3, -2I3 इज इक्वल टू 0। फिर इस 6 को उधर ले जाओ, -3I2 -2I3 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 इक्वेशन है और 3 करंट से I1 I2 I3 कैसे निकालूं। अब जरा देखिए, ये तो मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया है,
अब मैं लगाऊंगा किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको हम बोलते हैं केसीएल। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, जैसे यहाँ से I1 जा रहा है करंट ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ भी आएगा I1, वही इसको सीधा सीधा पाथ मिल रहा है तो यहाँ पर I1 आएगा। फिर यहाँ से I2 जा रहा है तो I2 इसका मतलब यहाँ भी जाएगा, भाई यहाँ के बाद ये वायर यहीं तो कनेक्टेड है, तो जब यहाँ पर I2 करंट है तो ये I2 करंट यहाँ भी ऐसे ही फ्लो करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं नोड बी की बात करूं तो इसमें ये दो करंट अंदर आ रहे हैं, I1 और I2, और ये एक करंट I3 ये नोड बी में से बाहर निकल रहा है। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि अप्लाई KCL at node B, current entering, apply KCL at node B, current entering is equal to current leaving। जितना करंट एंटर करता है टोटल उतना ही करंट लीव करता है। तो एंटर कौन कौन से करंट कर रहे हैं, I1 और I2, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2, और लीव कौन सा करंट कर रहा है, सिर्फ एक करंट लीव कर रहा है I3, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 हो गया। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज में चेंज कर दूंगा। कैसे, हम ये कहेंगे इक्वेशन 1 क्या थी, 2I3 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। 2I3 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। तो 2 और I3 की जगह मैंने लिखा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। 2I1 प्लस 5I1 कितना हो जाएगा, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। मेरी अब इक्वेशन 1 ये बन गई। मैंने I3 की वैल्यू यहाँ से देखी और मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में, फिर यही वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बनेगी 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 3I2 प्लस 2, I3 की जगह I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। तो बेटा ये हो गया 2I1 प्लस 3I2 प्लस 2I2 हो गया 5I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर ये 2 है और ये 5 है। इक्वेशन 1 7I1 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इसको, जैसा आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, फिर 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 बन जाएगा, 2 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को करा मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35I1, 2 5 जा 10I2, 12 5 जा 60, फिर इसको करा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4I1 प्लस 5 2 जा 10I2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन को, तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था, ये भी माइनस, ये खत्म हुआ 10I2 माइनस 10I2 कैंसिल आउट हो गया, 35I1 माइनस 4I1 कितना हो जाएगा, 31I1 सॉरी इज इक्वल टू 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा 48, हाँ 48 हो जाएगा। तो बेटा I1 की वैल्यू आ गई 48 अपॉन 31 एम्पियर। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया, I1 की वैल्यू 48 31 एम्पियर। ठीक है, लक्ष्य क्लियर है।
यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला नेटवर्क मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस I1 I2 और I3 निकालना था। I1 आ गया। अब I2 और I3 भी बड़े आराम से निकलेगा, इस नेटवर्क की जरूरत नहीं है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो क्या करना है इसमें मुझे। I1 इतना आ गया, पुट दिस वैल्यू, इसको किसी भी इक्वेशन में रखो आप, चाहे इसमें रख दो, फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में, किसी में भी रखिए। पुट I1, पुट I1 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिसमें आपका मन करे उसमें रखिए। तो मैंने इसको क्या करा, मैं इसको, मुझे ये वाली थोड़ी आसान लग रही है नीचे वाली, तो मैं नीचे वाली में रख देता हूँ, 4I1 प्लस 10I2 वाली में। ठीक है, 4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 12। I1 की वैल्यू 48/31 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 12। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, 192/31 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 12। अब इसको इधर ले जाओ, तो 10I2 इज इक्वल टू 12 माइनस 192/31। 10I2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 31। 131 जा 31, 31 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 1 37, 372 माइनस 192। ठीक है, तो 10I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 17 माइनस 9 8, और यहाँ पर बचा 2, 2 माइनस 1 1, 180/31। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर लिख रहा हूँ फिर मैं, I2 की वैल्यू आ गई 18/31 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू भी हमारी पूरी तरह से ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि I3 की वैल्यू, तो I3 की वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, I1 और I2 दोनों को ऐड कर दो तो I3 की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये वाला पोर्शन पूरा मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, फ्रॉम थर्ड थर्ड इक्वेशन अगर हम देखें, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, I1 कितना 48/31 और I2 कितना 18/31। 48/31 प्लस 18/31, 48 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 66/31 एम्पियर। ठीक है, बताइए जी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Sir. बताओ लक्ष्य क्लियर है। यस सर। इतिका बेटा लेट हो गया यार। सर कनेक्ट नहीं हो रहा था, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए ठीक है, हाँ मेरा नेट बहुत बढ़िया चल रहा है, सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन निकला है अभी, ओके सर। दूसरा दूसरे से करते हैं स्टार्ट। ये नेटवर्क वाले क्वेश्चंस जो हैं ये कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस लिखा है इधर, इधर उसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता दूं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across each cell and the rate of energy dissipation. Find the potential difference across each cell and the rate of
एनर्जी डिसिपेशन, जब भी कभी रेट की बात करी जाए ना तो समझ लेना कि डिवाइड में टाइम है, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम पूछ रहे हैं ये, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन कैपिटल आर, इन कैपिटल आर मतलब कोई रेजिस्टेंस होगा, और नेटवर्क दे रखा है मुझे, तो नेटवर्क में बना रहा हूं, देखिएगा जरा। देखो इसमें दे रखा है हमको ईएमएफ 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये दे रखा है ईएमएफ, ईएमएफ इसका E1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट और इसका ईएमएफ E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है स्मॉल r1 और स्मॉल r2, 2 ओम और 1 ओम। स्मॉल r1 ये दे रखा है 2 ओम और ये दे रखा है स्मॉल r2, ये दे रखा है 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम, और बीच में कैपिटल R दे रखा है 4 ओम, बीच में कैपिटल R मुझे दे रखा है 4 ओम का, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा क्या है, इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि जब भी मुझे ईएमएफ दे रखा हो, जैसे कि ईएमएफ दे रखा है E1 और E2, ठीक है, तो है तो बेसिकली ये भी वोल्टेज ही, ठीक है, ये बैटरी के अंदर की वोल्टेज है, ठीक। तो ये और जो वोल्टेज होती है नॉर्मल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के बाहर के टर्मिनल्स की वोल्टेज होती है, तो ये ईएमएफ होती है बैटरी के अंदर की वोल्टेज। तो बैटरी के अंदर की वोल्टेज, और ये जो स्मॉल r1 है, स्मॉल r1 का मतलब क्या है, ईएमएफ अकेला नहीं होता है, ईएमएफ के बाजू में एक रेजिस्टेंस भी होता है, वो क्या होता है, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये R1 दे रखा है 2 ओम और ये R2 दे रखा है 1 ओम, ये इस बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, ये इस बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो खैर छोड़ो, वो तो कंसेप्ट ईएमएफ का है, उसको छोड़ो, हमें तो ये नेटवर्क दे रखा है, और ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, यानी कि एक तो इस सेल में भी मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि कैपिटल V की वैल्यू बतानी है इस सेल में। तो इस सेल में पोटेंशियल डिफरेंस बताने का मतलब क्या है, वो पूछ रहे हैं इस पूरी ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में, क्योंकि ईएमएफ जो लिखा हुआ है ना 12 वोल्ट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस पूरी ब्रांच का पोटेंशियल बताना है, इस पूरी ब्रांच का पोटेंशियल बताना है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये बोल रहे हैं कि एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है आपको, तो एनर्जी डिसिपेशन, फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन का मतलब क्या है वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले आपको यहाँ पर पूरी वोल्टेज निकालनी है और यहाँ पर पूरी वोल्टेज निकालनी है, तो पहले उसकी बात करते हैं। तो इसमें लूप में मैं केसीएल और केवीएल कैसे लगाऊंगा ये अभी समझ जाओगे आप। ये एनर्जी वाला भूल जाइए, जब कराऊंगा तब बताता हूँ उसको एनर्जी को, लेकिन सबसे पहले फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। मेरे पास सेल कितने हैं, एक ये सेल और एक ये सेल, तो आप ये समझ जाइएगा कि जब ईएमएफ दे रखा है तो इसका मतलब ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मुझे इस पूरे के कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा वो निकालना है, तो वो अभी बताता हूँ। देखो ये 12 वोल्ट का है सेल, तो जब ये 12 वोल्ट का सेल है तो ये करंट, करंट हमेशा, आपको मैंने बताया था, करंट हमेशा पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव की तरफ आता है वापस, ठीक है। तो पॉजिटिव में से तो निकला करंट, पॉजिटिव में से तो निकला, और ये दुनिया भर का चक्कर लगा के ये करंट कौन सा है, I1, इसमें से मैंने मान लिया कि इसमें से I1 करंट निकला, ये E1 है ना, तो ये I1 करंट छोड़ रहा है, ये I1 करंट रिलीज कर रहा है, तो ये दुनिया भर का चक्कर लगा के कहीं से भी ये चक्कर लगा के वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल को ढूंढता हुआ आ जाएगा ये करंट I1,
यानी कि इधर पीछे से भी वापस I1 ही आएगा करंट। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर कोई भी बैटरी है उसमें से करंट जो भी निकलता है वो आगे कितने भी बड़े सर्किट में घूम रहा हो, कितने भी बड़े सर्किट में घूम रहा हो, वो वापस घूमता हुआ अपने नेगेटिव टर्मिनल में आता है, सेम करंट। ठीक है, तो ये I1 निकला तो ये वापस पीछे से I1 आ गया। अब यहाँ एक नोड है, इस नोड को आप बोल दीजिए, चलो इनको सबको बोल दो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, इसको बोल दो E और इसको बोल दो F। तो ये करंट I1 ऐसे आएगा यहाँ पर, ये करंट I1 ऐसे आएगा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ की, ये E2 है तो E2 करंट छोड़ेगा I2, पॉजिटिव में से करंट निकलेगा I2, और ये किसी भी नेटवर्क का चक्कर लगा के वापस करंट नेगेटिव को, अपने नेगेटिव टर्मिनल को ढूंढता हुआ आएगा करंट, यानी कि करंट वापस I2 यही आएगा पीछे। ठीक है, तो जब I2 यहाँ से निकला तो इधर ही तो गया होगा, I2 इधर गया। ठीक है, तो ये दोनों करंट यहाँ से एंटर कर रहे हैं इस नोड पर, तो इसमें से जो रेजिस्टेंस की तरफ करंट जाएगा वो ये जाएगा, ये हो गया I3। अब ये बता दीजिए करंट की मार्किंग सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? आकृति, इतिका, लक्ष्य है, तीनों को क्लियर है? करंट की जो मार्किंग करी है, करंट हमेशा पॉजिटिव में से निकलता है, यस सर। समझ गए? चलो जी, अब मैंने कहा कि अप्लाई केसीएल एट नोड एफ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक I1 करंट यहां से एंटर कर रहा है, I2 नीचे से एंटर कर रहा है, और करंट ये क्या कर रहा है, I3। तो अप्लाई केसीएल एट नोड एफ। ठीक है, तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। करंट एंटर कौन से कर रहे हैं, I1 और I2 दोनों को ऐड कर दो, और करंट लीव कौन सा कर रहा है, I3। I1 plus I2 is equal to I3। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं KVL लगाऊंगा, क्योंकि मुझे दो लूप दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोज फिगर ये है और एक क्लोज सर्किट ये है। पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा A B C F A, अप्लाई KVL इन लूप A B C F A, इसमें मैंने KVL लगा दिया। ठीक है, अब वो मैंने जो बोल दिया मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि A B C F A, तो A से B तक चलो, तो पहले क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो +12। अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ता तो माइनस का 12 हो जाता, तो प्लस का 12। फिर रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम, और करंट क्या है, I1, लेकिन करंट इधर आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूं, तो -2 I1, -2 I1। फिर चलो A से B तक चले, A B, फिर B से C तक, B से C तक कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। फिर C से F तक, C से F तक कैसे जा रहे हैं, तो 4, और करंट क्या है इसमें, I3, और I3, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, तो माइनस का 4 I3, फिर मैं F पर पहुंच गया, F से A तक गए, कुछ भी नहीं है F और A के बीच में, तो मेरा लूप टोटली कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यही KVL होता है। अब ये जो प्लस का 12 है इसको उस तरफ ले जाओ, -2 I1 -4 I3 इज इक्वल टू -12। यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा I1 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया I1 प्लस 2, और I3 की वैल्यू मैंने देख लिया, I1 प्लस I2 है, डाल दो यहाँ पर, ये हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। रीजन में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। इसको एक्सपेंड करें, I1 प्लस 2 I1 कितना हो जाएगा, ये I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया बेटा मेरे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अप्लाई KVL, अब दूसरे लूप की बात करते हैं, F C D E F, अप्लाई KVL
इन लूप एफ सी डी ई एफ, इस वाले लूप में आप KVL लगाइए। तो फिर देखिए, अब मैं ऐसे गया एफ से सी तक गया तो I3 इंटू 4, अब करंट की भी यही डायरेक्शन है, मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ तो 4I3। फिर उसके बाद सी से डी तक गए, कुछ भी नहीं है, खाली है। फिर डी से ई तक गए तो पहले पड़ेगा रेसिस्टेंस 1 और I2, और करंट भी इधर जा रही है और मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो 1 इंटू I2 सीधा सीधा प्लस का, नहीं तो माइनस का करते हैं अगर करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन अपोजिट होती तो। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बैटरी E2, तो इसका है 6 वोल्ट, लेकिन पहले पड़ रहा है नेगेटिव टर्मिनल, तो -6 लिखूंगा मैं। जो भी टर्मिनल पहले पड़ता है मैं वही लिख देता हूँ, तो -6। फिर मैं E तक आ गया, E के बाद मैं वापस F तक जाऊंगा, E और F के बीच में कुछ है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरा बन जाएगा 4I3 की जगह मैं लिख दूंगा I1 प्लस I2 फ्रॉम इक्वेशन 1। I1 प्लस I2 प्लस I2 और -6 को उधर ले गए तो +6 हो गया, तो 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2 कितना हो गया, 5I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे साइमल्टेनियसली इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 और 3 को हम सॉल्व करके निकालते हैं I1 और I2 की वैल्यू। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को सॉल्व करिए। 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, और दूसरा है 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू ये भी 6, ठीक है। अब 3 और 4 है, इसको आप कर दीजिए एलिमिनेट, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 3 जा 12I1 प्लस 4 2 जा 8I2 इज इक्वल टू 4 6 जा 24। फिर 3 को इससे करेंगे, 3 4 जा 12I1 प्लस 3 5 जा 15I2 इज इक्वल टू 3 6 जा 18। नीचे वालों का साइन नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस, 12I1 माइनस 12I1 कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 15 कितना होगा, -7I2। 8 माइनस 15 और 24 माइनस 15, 4 6 और 3 6 कुछ गलत हुआ है क्या। 4I3 प्लस 1I2 -6, और पहले वाले में क्या था, प्लस का 12 माइनस का 2I1 और माइनस का 4I3, माइनस का 4I3, ये मैंने कर दिया माइनस 2 कॉमन ले लिया, I1 प्लस 2I3 इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया। I1 प्लस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, और दूसरा जो हमने करा है 4I3 प्लस 1I2 -6, 4I3 प्लस 1I2 -6 इज इक्वल टू 0। 6 को इधर ले गए, 4I1 into I2, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 1I2 यानी कि 5I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और अब क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। 3 4 जा 12I1, 4 3 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, सही तो है। -7I2, ओके। देखता हूँ अभी, चलिए जी। I2 की वैल्यू पता नहीं कैसे नेगेटिव में आ रही है, और अगर आ रही है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमने कुछ गलत करा है। हो सकता है कि I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उस नेगेटिव का मतलब क्या होगा वो मतलब जानना है। बस इतना समझ लीजिए कि I2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यह है कि इस सेल में से करंट निकल नहीं रहा है, इस सेल के अंदर जा रहा है करंट, मतलब ये सेल चार्ज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई।
मैंने दोबारा क्यों चेक करा है Yes, sir. मैं दोबारा इसको इस वजह से चेक करा है मैंने कि ये बहुत रेयर केस में होता है कि हमारे किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेकिन जब नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमने साइन कन्वेंशन में कुछ गलती करी है। गलती कुछ नहीं करी क्योंकि सेल में से ही करंट निकलता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि सेल के अंदर आ रहा है करंट, और कैसे आ रहा होगा वो अब मैं बताता हूँ कि कैसे आ रहा होगा। क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये कम पोटेंशियल पर है, ये ज्यादा पोटेंशियल पर है, और करंट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो यानी कि करंट जो है ना यहाँ I2 के अंदर आ रहा होगा, इसको चार्ज कर रहा होगा करंट, ठीक है। इस वजह से ये नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 24 माइनस 18 हो गया प्लस का 6, तो I2 की वैल्यू आ गई -6/7 एम्पियर। बताइए जी, I2 की वैल्यू तो क्लियर। अब I2 की वैल्यू आप डाल दो किसी भी इक्वेशन में और I1 की वैल्यू निकालो। मैं इधर कर रहा हूं पर put the value of I2, the value of I2 in इसमें डाल दो, सेकंड में या थर्ड में किसी में भी डाल दो, सेकंड में डाल दो चलो। इन सेकंड इक्वेशन में क्या है, 3I1 + 2I2 is equal to 6। 3I1 + 2I2 की वैल्यू क्या है, -6/7 is equal to 6। तो 3I1 is equal to ये हो जाएगा -12/7, उधर जाकर 6 + 12/7। तो I1 is equal to 6 7 का 42, 42 + 12 कितना हो जाएगा 54/7 into 3, 3 18 का 54। तो I1 आ गया 18/7 एम्पियर। ये बता दीजिए I1 और I2 दोनों क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल वो कैसे निकालेंगे, वो बड़ा आसान फंडा है, उसकी बात अभी करते हैं। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, क्या मुझे I3 की जरूरत है। हाँ जी, I3 की जरूरत है मुझे, वो मैं अभी निकालता हूँ। मैं ये बीच का मिटा रहा हूँ। Sir, I3 12/7. जी I3 sir 12/7. I3 हो जाएगा 12/7, बिल्कुल सही। तो I3 हो गया I1 + I2। I3 is equal to I1 + I2। I1 आ गया 18/7 और I2 है -6/7, तो ये आ गया 12/7 एम्पियर। ये I3 कौन सा करंट है, ये I3 वो करंट है जो इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, 4 ओम में जा रहा है। एक काम करो, ये जो 4 ओम है, इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो। वोल्टेज ड्रॉप मतलब इसमें कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल R। इस कैपिटल R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I3 × R, भाई करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये तो होता है वोल्टेज। तो I3 कितना है 12/7, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना 4, तो 12 4 जा 48/7 वोल्ट। अब बस एक लाइन लिख दीजिए, वोल्टेज, ये पूछ रहे हैं ना, वोल्टेज भी छोड़ो, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होती है। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस across each cell, across each cell is equal to 48/7 वोल्ट। आप तीनों में से कोई बताएगा कि ये 48/7 वोल्ट क्यों है। मैंने तो यहाँ पर निकाला है 48/7 वोल्ट इस वाली ब्रांच में, तो इस वाले सेल में भी 48/7 वोल्ट होगा और इस वाले सेल में भी 48/7 वोल्ट होगा। क्यों होगा बताएंगे। Sir, parallel. बिल्कुल सही,
पैरेलल सर पैरेलल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इसीलिए मुझे आसान ये दिखाई दे रहा था कि ये 4 है और I3 मैंने निकाल लिया, 4 और I3 को मल्टीप्लाई करो, जो इसमें वोल्टेज होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, बिकॉज these three branches are in parallel, because the three branches are in parallel। बस इतना लिख देना। पहली चीज तो ये हो गई। अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन कैपिटल आर, कि कैपिटल आर में एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है। तो एनर्जी हो या हीट हो, फॉर्मूला हमारा एक ही लगता है, VIT। हम ये देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिसिपेटेड इन कैपिटल आर। इसमें एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। अब मेरे पास वोल्टेज भी है, मेरे पास करंट भी है, और मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है। इन्होंने जो टाइम है वो दे नहीं रखा कुछ भी। अगर टाइम दे रखा होता तो हम क्या करते, इन्होंने बोला रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हो गई, एनर्जी डिसिपेटेड इन आवर इज इक्वल टू VIT, और वो पूछ रहे हैं रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो वो मैं बताता हूँ, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ। अगर किसी का भी रेट पूछा जाता है तो इसका मतलब टाइम जो है वो अपॉन में है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो बोलते हैं हम वेलोसिटी। तो इसी तरीके Yes, से रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन मतलब टाइम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये जो मैंने देखा कि E इज इक्वल टू है VIT, इस T को नीचे ले आओ, E अपॉन T, ये हो गया E अपॉन T इज इक्वल टू VI, है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, E अपॉन T मतलब रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज इक्वल टू V क्या होता है, IR, और ये भी I है, ये हो गया I²R, और इस केस में I ना होकर I3 है, I3² इंटू R। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं तो इसमें जाने वाला करंट I थोड़ी है, I3 है वो तो इसमें जाने वाला करंट I3 है, तो इसलिए I की जगह मैंने I3 लिख दिया, और I3 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। कितनी थी I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू थी 12/7। तो 12/7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, 144 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 एंड 4 1 जा sir 5 से 576, सॉरी 576 अपॉन 49 क्या, जूल पर सेकंड। रेट ऑफ एनर्जी है ना, अगर सिर्फ एनर्जी होती तो जूल होता, रेट ऑफ एनर्जी है तो जूल पर सेकंड। बताइए समझ में आ गया, yes sir। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद में बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के जैसा, बल्कि मैं दो क्वेश्चंस हैं, मैं दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो दो क्वेश्चंस तुम्हें करने होंगे, ठीक है। देखिए या एक काम करो, जो करने सर SLR रोड़ा क्या है क्या, हाँ सर SLR रोड़ा क्या है, समझ में नहीं आया मेरे को। सर SLR रोड़ा के मतलब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है, मैं वही सोच रहा हूँ, दो क्वेश्चन हैं ये, दो सर आप क्वेश्चन नंबर बता दो। हाँ, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, और अगर ऐसे लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। पेज नंबर 3.82, एग्जांपल नंबर 140, पेज नंबर 3.82, एग्जांपल नंबर 140 और एग्जांपल नंबर 141। लक्ष्य और रितिका तुम्हारे पास भी है ऐसा लग रहा,
हाँ सर है। तो नोट कर लो पेज नंबर 3.82 एग्जांपल नंबर 140। एक तो सीबीएसई में 2005 में आया था क्वेश्चन, ओडी उस पे लिखा रहता है सीबीएसई ओडी मतलब आउटसाइड दिल्ली, तो हम लोग आउटसाइड दिल्ली में ही हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, तो सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2005 है, एग्जांपल 140 और एग्जांपल 141। 141 आया था 2010 में, ये आया था 2010 में। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 142, ये भी नोट कर लो, 140, 141 और 142, ये भी 2010 में आया था। और 143 में करा रहा हूँ, ये 2015 में आया था ये वाला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 143। या करोगे पहले ट्राई, बताओ। सर कर लेंगे ट्राई। अगर ट्राई करोगे तो फिर यतिका तुम्हारे पास है ये बुक, ऐसा अरोड़ा है? नहीं सर। नहीं है? नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेजूंगा, तुम करना एक बार ट्राई, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कराऊंगा। ओके सर। तो तुम ना एक काम करना, 140, 141, 142, 143, 143 भी करना। 143 ये सारे, ये 40, 41, 42, 43, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये चारों क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं। ठीक है, चलिए फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं। और दूसरा बस आप ना, मेरे को, मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि मैं डे टाइम में कभी भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, तो मुझे आप 12 तारीख तक का टाइम दे दो, 12 तारीख के बाद फिर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रखा करूंगा डे टाइम में। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके।